हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इकाई 4 जो कि राजनीति विज्ञान माइनर बीए थर्ड ईयर के लिए है। और इसमें हम कुछ दीर्घ उत्तरीय और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर में प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारतीय दलीय प्रणाली के प्रमुख दोष क्या है, इन दोषों को दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। इसी के अथवे में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राजनीतिक दलीय पद्धति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। और इसी के अथवा में भारतीय दलीय प्रणाली का प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं और इसके और 3 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातंत्र के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है, भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है, क्या यह दल प्रणाली आपके मतानुसार दोषपूर्ण है, इसमें सुधार के सुझाव दीजिए। अथवा भारत की राजनीतिक दलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है। इसमें भी अन्य आधुनिक देशों की तरह राजनीतिक दलों का विकास हुआ है। ये राजनीतिक दल एक सुसंगठित दल प्रणाली का निर्माण और विकास करते हैं। दल प्रणाली से यहाँ हमारा आशय एक विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक दलीय व्यवस्था से है। भारतीय दल प्रणाली, जिसका जन्म राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ और विगत 50 से 60 वर्ष में जिसका समुचित विकास होकर भारतीय राजनीतिक व शासन को संचालित कर रही है, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। भारतीय दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसके मेन टॉपिक है, प्रारंभ में विकसित एक दल प्रधान बहुदलीय व्यवस्था। सेकंड नंबर है बहुदलीयता, इसमें भी कुछ पॉइंट हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद तथा मध्य मार्ग। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ क्षेत्रीय और सांप्रदायिक दल भी विकसित हुए। और जो थर्ड पॉइंट है वो है राजनीतिक दलों के 3 प्रकार, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक। फोर्थ पॉइंट है दलीय अनुशासन। फिफ्थ पॉइंट है अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। सिक्स्थ पॉइंट है शक्तिशाली प्रतिपक्षी भूमिका का अभाव। सेवन्थ पॉइंट है राजनीतिक दलों की नीतियों व कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव। दल बदल, निर्दलीय, प्रधानता के लिए प्रतियोगिता। 11th पॉइंट है दलों में नेताओं की सिद्धांतों के स्थान पर व्यक्तित्व प्रधानता। और जो एक है भारतीय दल प्रणाली के गुण दोष, तो इसमें गुण और दोष दोनों ही बताए गए हैं। तो भारतीय दल प्रणाली के गुण दोष, एक दल प्रधान बहुदलीय व्यवस्था का विकास, कठोर दलीय अनुशासन का अभाव, भारत की विशालता के अनुरूप दलीय विविधता। इसका डिटेल दिया हुआ है। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष, उपरोक्त समस्त विशेषताएं भारतीय राजनीति और दलीय प्रणाली के दोष है। इन्हीं के कारण आज भारतीय राजनीति की ये दुर्दशा है कि भारत राजनीतिक दलों का दलदल बन गया है और भारतीय जनता इस दलदल या दलों की कीचड़ से कमल प्राप्त करने का मृग मरीचिका जैसे प्रयास कर रही है। वास्तव में भारत का विगत 60 वर्ष का इतिहास बताता है कि भारत में इन दलों का ना कोई स्थायी सिद्धांत या नीतियाँ है, ना कार्यक्रम। ये तो सत्ता के भूखे भेड़ियों के झुंड बनकर रह गए हैं। जनता भी यह जानती है कि ये सब सत्ता के लिए लड़ने वाले, एक दूसरे को गाली गलौच देने वाले सिद्धांतहीन भारतीय राजनीतिज्ञों के समूह हैं, जो एक बार चुने जाने के बाद सिद्धांतों को नाटक में बहुरूपीय के रूप में हमें दिखाई देते हैं। परंतु विगत 60 वर्ष में देश की राजनीति ही कुछ इस प्रकार की विकसित है कि जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, संकुचित स्वार्थ हेतु के विश्व वृक्ष भारतीय राजनीति के बोए गए हैं। अतः इनसे अच्छे पौधे और फूलों फलों की आशा हम कैसे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारतीय दल व्यवस्था के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालिए अथवा भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में उदित हो रही नई प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था में हुए परिवर्तनों की समीक्षा कीजिए। तो ये इसका आंसर है।
प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रारंभ और विकास के बारे में आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। अथवा भारत में गठबंधन की राजनीति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखते हुए यह बताइए कि क्या गठबंधन की राजनीति भारत में सफल हो सकी है? अथवा भारतीय राजनीति में गठबंधन या साझा सरकार की राजनीति इतनी सफल हो सकी है, संक्षेप में समझाइए। तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए जिसमें डिटेल दी गई है, तो हम पॉइंट देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व गठबंधन की सरकार, इसका जो डिटेल दिया है वो पढ़ लेना आप। सन 1952 से सन 1966 ईस्वी तक मिलीजुली सरकार। सन 1967 से सन 1977 तक मिलीजुली सरकार। केंद्र में गठबंधन सरकार। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। कांग्रेस का अल्पमत सरकार। संयुक्त मोर्चा सरकार। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारतीय दल पद्धति में वर्तमान में विकसित गठबंधन और पुनर्गठबंधन की राजनीति का संक्षेप में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में मिलीजुली सरकारों की असफलता का मूल कारण और उनके सिद्धांतहीन समझौते थे अथवा कांग्रेस दल के शासन के विरुद्ध उनका अंध विरोध। इस कथन के संबंध में टिप्पणी कीजिए। और इसका अथवा है, कहा जाता है कि अब संघ सरकार में भी मिलीजुली सरकारें का युग है, एकल दलीय सरकार का युग समाप्त हो गया है। इस कथन से आप क्या कहाँ तक सहमत है? तो इसका कुछ डिटेल देगा जो आप पढ़ सकते हैं। और चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है जिसमें अच्छी तरीके से दिया गया है, सारी डिटेल दी गई है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि है हमारा, भारत में साझा सरकारों की राजनीति का मूल्यांकन कीजिए अथवा भारत में गठबंधन सरकारों की राजनीति पर विस्तृत लेख लिखिए। तो चलिए देख लेते एक बार। गठबंधन सरकारों के गुण। साझा सरकार के सभी दोष नहीं है, इसके कुछ गुण भी है, निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर है, छोटे छोटे दलों की सत्ता में साझेदारी को भी यह संभव बनाती है। साझा सरकारें कभी कभी बहुत छोटे छोटे दलों से मिलकर बनती है। ये दल कभी संघ सरकार में सत्ता आने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इनका सत्ता में साझेदार बनना केवल साझा सरकार में ही संभव हो सकता है। कैबिनेट की तानाशाही की संभावना नहीं। गठबंधन सरकारों के सामने अपने अस्तित्व की गंभीर चुनौतियां होती है। इसलिए ऐसी सरकारें बड़ी सजगता से महत्वपूर्ण लोकप्रिय निर्णय लेकर बड़ी मुस्तैदी से कार्य करती है। गठबंधन सरकारों में कर्मचारी अधिक स्वतंत्र होते हैं। वे सरकार के दबाव में रहकर काम नहीं करते, वे निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। अस्थायित्व के कारण सरकार सदैव चौकन्नी रहती है। ऐसी सरकार में विधायिका का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि वह विभिन्न दलों के समर्थन पर टिकी होती है। गठबंधन सरकारों के दोष। अस्थायित्व, नीतियों की अनिश्चितता, जनता पर बार बार चुनावों का वह भार पड़ता है। गठबंधन सरकारें प्रायः पूरे कार्यकाल तक नहीं टिक पाती, अतः मध्यावधि चुनाव अवश्यमाभी जाते हैं। इसलिए गरीब जनता को बार बार चुनावों का भारी भार वहन करना पड़ता है। जनता के सरकार के प्रति उदासीनता, अनुशासन का अभाव। ऐसी स्थिति से निपटने का एकमात्र उपाय संविधान संशोधन कर या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देश में लागू करना चाहिए, या तो मध्यावधि चुनावों का प्रावधान खत्म करके साझा सरकारों को पूरे समय तक काम करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इसके लिए स्विट्जरलैंड के शासन की तरह शासन के उत्तरदायित्व के सिद्धांत के स्थान पर सहनशीलता का सिद्धांत लागू करना चाहिए। इस लोकसभा में पराजित होने के बाद सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। प्रश्न नंबर 6 हमारा, वे सामान्य मुद्दे कौन से हैं जो भारत में केंद्र और राज्य के बीच विवादों का कारण बनते हैं? अथवा भारत के केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख मुद्दों पर चुनौतियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर है इसका, इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, पूरे 10 पॉइंट के। इसका निष्कर्ष भी है, निष्कर्ष आप लोग पढ़ लीजिएगा। निष्कर्ष से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 7, जो है भारत में राज्य की राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों की प्रवृत्तियों का या रुझानों का वर्णन कीजिए। तो ये है कुछ प्रवृत्तियाँ और रुझान। आर्थिक सुधार पर उदारीकरण, सहकारी संघवाद, आर्थिक स्वायत्तता की मांग, जीएसटी और राजकोष की संघवाद, जल विवाद, संसाधन आवंटन के मुद्दे, राजनीतिक गठबंधन और वैचारिक बदलाव, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, सुरक्षा और सीमा संबंधी चिंताएं, विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन। निष्कर्ष भी इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारत में केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव व खिंचाव के कारण का मूल्यांकन कीजिए, अथवा केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के मुख्य बिंदु क्या है वर्णन कीजिए, अथवा केंद्र राज्य संबंधों में कटुता आने के क्या कारण है। एक और क्वेश्चन है इसका आ सकता है, जो भारत में अब तक केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद और तनाव के प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। केंद्र व राज्यों के मध्य मतभेद और तनाव, जो इसके पूरी डिटेल दी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। और कुछ निर्मित हुई है, निम्नलिखित कारणों से व विषय से जो निर्मित हुई है वो भी देख सकते हैं कि राज्यपाल का पद और उसकी भूमिका, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था, राज्यों में सशस्त्र बल भेजना, वित्तीय साधनों की सीमितता, आपसी संबंधों का संचालन राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर, योजना आयोग की भूमिका। निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारत में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच विवाद के बिंदु क्या है, अथवा केंद्र तथा राज्य संबंधों के खिलाफ राज्य की राजनीति पर एक लेख लिखिए। तो ये इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संघ में केंद्र व राज्य के विधायी संबंधों का परीक्षण कीजिए। भारतीय संघ में केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों पर एक लेख लिखिए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों की विस्तृत विवेचना कीजिए। भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए। उसका उत्तर भी दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से उत्तर दिए गए हैं, जिसे हम पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। इतना बड़ा इसका उत्तर है जो कि हमें पढ़ना है समझ के, और फिर एग्ज़ाम में लिखना भी है। और ये क्वेश्चन जितने भी थे यूनिट में, मैंने पूरे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं पीडीएफ में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। अब प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संघ में केंद्र व राज्य में के विधायी संबंधों का परीक्षण कीजिए। तो ये इसका कुछ आंसर है, और ये कितने 4 टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है और उसको छोड़ के, तो ये इसका आंसर है। इतने बड़े बड़े इसके आंसर हैं क्वेश्चन के। प्रश्न नंबर 12 आता है, 12 पे है, भारत में राज्यों की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये इसका आंसर है। ये भी 5 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और बन के, और ये इसका आंसर है। अब आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि है भारतीय दल प्रणाली की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दलों में 3 प्रकार, दलीय अनुशासन, अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, शक्तिशाली प्रतिपक्ष भूमिका का अभाव। प्रश्न नंबर 2 है, सरकारीय आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए। तो ये इसका आंसर रहा। प्रश्न नंबर 3 है, सरकारी आयोग के संदर्भ में अंतर्जातीय परिषद पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राज्यपाल के पद की वास्तविक स्थिति लिखिए। प्रश्न नंबर 5 हमारा, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ बताइए। प्रश्न नंबर 6 हमारा, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, राज्यपाल के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक है।
तो ये देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारतीय संघ व उसके अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल या सदन का सदस्य ना हो, यदि वह नियुक्ति के समय इस प्रकार के किसी विधानमंडल या सदन का सदस्य है तो उसके पद ग्रहण करने की तिथि से वह स्थान रिक्त समझा जाएगा। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो प्रश्न नंबर 8 है, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ बताइए। न्यायिक शक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को अधिकार है कि वह उन अपराधों के लिए दंड पाए हुए व्यक्ति के जिनका संबंध राज्य के अधिकार क्षेत्र से है, दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या पूर्णतः क्षमा कर सकता है, परंतु प्राणदंड को क्षमा करने या कम करने का अधिकार उसे नहीं है। इसी प्रकार जिन अपराधों का संबंध संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र के साथ हो, इसके विषय में प्रश्न नंबर 9 है हमारा, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो इकाई नंबर 5 हम अगले वीडियो में देखेंगे। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।